हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, वो बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमें कोई भी नंबर दिया रहेगा, वो प्राइम है या फिर कंपोजिट है, ये चेक करने के लिए हम बिग ऑफ एन एल्गोरिथम देखे थे, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन थी। ठीक है, तो उस वीडियो में सिर्फ इतना था कि प्राइम के नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2। 1 होता है एक फैक्टर और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, तो कोई नंबर n है तो उसके दो फैक्टर्स होंगे, अगर वो प्राइम है तो उसके दो फैक्टर्स होंगे, 1 और n। ठीक है, लेकिन अगर वो कंपोजिट है उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो सिर्फ हमें ये चेक करना था, उस एल्गोरिथम में मैंने सिर्फ ये बताया था उस वीडियो में कि ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, 1 से लेके n तक सारे नंबर्स पे इटरेट करो, सारे नंबर को डिवाइड करके देखो, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो मतलब एक फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर नाम का एक वेरिएबल रखो, फैक्टर प्लस प्लस करते रहो, आखिरी में सिर्फ ये चेक कर लो कि फैक्टर की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है कि नहीं है। अगर एग्जैक्टली 2 है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, अगर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब वीडियो का थंबनेल देख के तो समझ में आएगा कि एक एफिशिएंट एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन एल्गोरिथम एक एग्जिस्ट करता है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि बिग ऑफ एन से बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन तक कैसे गए हम लोग। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे कि इस एल्गोरिथम के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ एन एल्गोरिथम के लिए मैथमेटिक्स का क्या रोल है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स रिलेटेड टॉपिक है, हम कैसे चेक कर पा रहे हैं बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम में। ठीक है, ये हम देखेंगे पूरा कि कैसे हम चेक कर पा रहे हैं, इसका पूरा रीजन समझ में आएगा तुमको कि कैसे क्यों हम सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम में ही चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, एन टाइम हमको क्यों नहीं लेना पड़ रहा। अब कोई बोलेगा कि इससे फायदा क्या है एन से स्क्वायर रूट ऑफ एन जाने में। मान लो एक इटरेशन करने में हमको 1 सेकंड लग रहा था। ठीक है, और मेरा जो एन की वैल्यू कोई हमें दिया 100 दे दिया। ठीक है, तो पहले बिग ऑफ एन वाले में हमें 100 सेकंड लगता, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एन वाले में हमें सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो यार 90 सेकंड बच रहे हैं बेसिकली। ये सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है। तो ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं, नहीं होता तो नहीं देखते यार, जाहिर सी बात। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से, सिंपल मैथमेटिक्स से। बचपन में हमने पढ़ा होगा ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक इक्वेशन पढ़ी होगी हमने छोटे क्लासेस में, 4th 5th मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब होता क्या है, पहले पहले हम लोग ऐसे डिवाइड करते थे, तो यहाँ वाला डिविडेंड होता था। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिवाइजर, जिसको बोलते हैं कोशेंट, और जो आखिरी में डिवाइड नहीं हो पाता था वो बच जाता था, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बचपन में हम ऐसे डिवाइड करते थे। उस समय हमें ये इक्वेशन पढ़ाई गई थी कि इक्वेशन होल्ड करती है। ठीक है, अब अगर एक नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो 4 है और डिविडेंड है 4 और डिवाइजर है 2, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जब भी कोई नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे अब ये 0 हो गया, तो इक्वेशन से भी इतनी सी बची, तो यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। ये तब है जब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, एक नंबर है उसका फैक्टर जो होगा वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, मान लो 4 है, 1 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, हाँ करता है। 2 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, हाँ करता है। 4 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, हाँ करता है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं इसके। 5 है, 5 के कितने फैक्टर है, 1 और 5 से। 6 है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 6 भी करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 6 के, ये 5 के फैक्टर्स हैं, ये 4 के फैक्टर्स हैं, ये 6 के फैक्टर्स हैं। दो चीजें समझ में आ गई, ये इक्वेशन समझ में आ जाना चाहिए, और दूसरा हमें फैक्टर समझ में आना चाहिए। अब इस इक्वेशन में मैंने ये इक्वेशन बताया क्यों, तो देखो यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं ना कि कोई भी नंबर होगा उसको हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर, और तीनों वैल्यूज इंटीजर ही होंगी, ये इंटीजर था, जिससे डिवाइड कर रहे वो भी इंटीजर था, जो बचा वो भी इंटीजर ही होगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, कोई पॉइंट में नहीं होगा,
कोई रियल नंबर नहीं होगा। 2.3 ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर डिविडेंड की वैल्यू 4 थी और डिवाइजर की वैल्यू 2 थी तो क्वोशिएंट की वैल्यू भी 2 ही आएगी, ठीक है। ये भी इंटीजर ही आएगी अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा तो। डिवाइजर अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा तो क्वोशिएंट की वैल्यू भी इंटीजर ही आएगी, ठीक है। और रिमाइंडर तो 0 होगा ही होगा, ये तो पहले ही देख लिया हमने। तो यहाँ से सिंपल मैथ्स, डिवाइजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिविडेंड अपॉन क्वोशिएंट। ये इधर ले गए, सिर्फ ये इधर ले गए, ये वैल्यू आ गई। और क्वोशिएंट की वैल्यू पता करनी होगी तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, ठीक है। अब ये चीज देखो, डिविडेंड को डिवाइजर तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था, क्वोशिएंट भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जब भी तुम चेक करोगे तो क्या सीन निकल के आएगा कि अगर मान लो डिविडेंड की वैल्यू है 6 और डिवाइजर की वैल्यू है 3, तो देखो 3 6 को एग्जैक्टली डिवाइड तो कर रहा है, ठीक है। तो डिवाइजर की वैल्यू डिवाइजर एग्जैक्टली, ये डिवाइजर था, ठीक है, ये एग्जैक्टली डिवाइड तो कर रहा है। लेकिन जो क्वोशिएंट है वो भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इसको, क्योंकि क्वोशिएंट की वैल्यू आई कहाँ से है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर से, ठीक है। तो सिर्फ इधर इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, बात बराबर होगी। तो क्वोशिएंट भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। ये मैथ, सिंपल मैथ्स है। अगर डिवाइजर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को तो क्वोशिएंट जो बच्चे आएगा वो भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि जब डिविडेंड को क्वोशिएंट से डिवाइड करोगे तो डिवाइजर ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई होप तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर मान लो डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि दोनों फैक्टर्स हैं, तो डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों फैक्टर्स होंगे डिविडेंड के, ठीक है। अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ। सबसे पहली बात, अभी तक हमने ये सीखा कि किसी भी नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो दो नंबर्स उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी भी नंबर को, n नंबर को फैक्टर 1 उसका जो भी फैक्टर होगा उस और एक और फैक्टर होगा उसका, उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो नंबर n था और a और b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि a प्रोडक्ट b के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक फैक्टर है और b भी एक फैक्टर है, दोनों फैक्टर है इनके। तो a की वैल्यू क्या है, n बाई बी, b की वैल्यू है n बाई ए। सिंपल मैथ्स वही जो अभी बताया था। n को हम क्या बोल रहे हैं, n को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर 2, दोनों फैक्टर है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ ना कि अगर हम n इज इक्वल टू फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो मान लो a फैक्टर 1 है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना चाहता हूँ b फैक्टर 2 है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि a की सारी वैल्यूज क्या हो सकती हैं और b की सारी वैल्यूज क्या हो सकती है। जब भी मैं चेक करूँगा कि a की सारी वैल्यूज क्या हो सकती है, b की सारी वैल्यूज क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज, वो वैल्यूज होंगी नहीं, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। सब हम ब्रूट फोर्स करना चाह रहे हैं, सब कुछ देखना चाह रहे हैं कि सारी पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले a पे हम गए, a की वैल्यू 1 रखें, इक्वेशन तो यही है ना, n इज इक्वल टू a इंटू बी, ये इक्वेशन है, इस पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू 1 रखोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बाई 1, b की वैल्यू n आ जाएगी। a की वैल्यू 2 रखोगे, b की वैल्यू n बाई 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 3 रखोगे, b की वैल्यू n बाई 3 आ जाएगी। ऐसे चलते जाओगे। अब यहाँ पे कुछ चीज है जो मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 रखा है। a की वैल्यू जब स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 हो जाएगी तो b की वैल्यू n बाई स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस हो जाएगी इस इक्वेशन में रखती, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू अगर रूट 10 है तो b की वैल्यू भी रूट 10 ही हो। a की वैल्यू रूट 10 से बड़ी हो जाएगी, जैसे जैसे बड़ी होगी। b की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज तुम इक्वेशन में रख के देख सकते हो कि क्या क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी। यहाँ पे देखो 3 कैटेगरीज है, ठीक है, 3 कैटेगरीज मैंने डिवाइड कर रखा है। 3 कैटेगरीज तुम देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी देखते हैं जहाँ पे a की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। a की वैल्यूज 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 तक जा रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो b की वैल्यूज है ना वो n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 से लेके n तक जा रही है।
ये जो वैल्यू है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ी है, ठीक है। ये जो भी वैल्यू है ये स्क्वायर रूट ऑफ एन से हाँ ठीक है, बड़ी है। ये वैल्यू है जो वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ी है। दूसरा है जब ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन है, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन होगी। और थर्ड, ये जो थर्ड फेज है यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू रूट एन प्लस वन से लेके रूट एन तक जा रही है, तो बी की वैल्यू वन से लेके एन अपॉन रूट एन प्लस वन तक जा रही है। तो ये जो वैल्यू है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटी है यार, स्क्वायर रूट ऑफ एन इससे बड़ा ही है। अब मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि पुराना एल्गोरिदम दिमाग में एक बार लेके आओ। बिग ऑफ एन एल्गोरिदम में हम कर क्या रहे थे, वन से लेके एन तक सारे नंबर्स पे जा रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या ये फैक्टर है, क्या वन फैक्टर है, टू फैक्टर है, थ्री फैक्टर है, क्या फोर फैक्टर है, ऐसे कर करके। अच्छा एन माइनस वन फैक्टर है क्या, एन फैक्टर है क्या। इस तरह हम फैक्टर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, फैक्टर प्लस प्लस कर रहे थे। जब हमें पता चल रहा था कि हाँ सेवन फैक्टर है तो हम बोल रहे थे फैक्टर प्लस प्लस कर दो, ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है, सेवन एक फैक्टर है। एन से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, एन भी एक फैक्टर है, ये चेक कर रहे थे हम, ठीक है। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि ठीक है हमें एन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हम थोड़े डम थे जो एन तक जा रहे थे, हमें सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाने की जरूरत है। तुम बोलोगे यार ये तो डायरेक्ट बता रहे हो तुम, अभी तो तुम बोले कि सब समझाऊंगा, अब तुम बोल रहे हो कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एन तक तुम देख लो, ऐसे ही होता होगा। नहीं, मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीज़न ये है, ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देख लिए, इसको समझ लिए तो अच्छी बात है, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। वन पे जब चेक किया मैंने तो देखो एक फैक्टर की वैल्यू अगर पता चल गई, फैक्टर वन की वैल्यू पता चल गई, तो फैक्टर टू की वैल्यू क्या होगी, एन बाई फैक्टर वन। ये तो सिंपल है। तो जब एक फैक्टर की वैल्यू पता चल गई तो दूसरे फैक्टर को चेक ही क्यों करना है, दूसरा फैक्टर तो हमको मिल गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा फैक्टर होगा वो तो मिल गया। तो देखो वन पे चेक किया तो दूसरा फैक्टर एन था, टू पे चेक किया दूसरा फैक्टर एन बाई टू था, स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन पे चेक किया तो दूसरा फैक्टर एन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन था। ये जो भी बी की वैल्यूज है ना वो अभी तक स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ी है। जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एन पे चेक किया तो वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन ही थी, ठीक है। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन पे गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन से जितनी भी वैल्यूज पे जाऊंगा तो बी की सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटी होंगी, ठीक है। बी की जो भी सारी वैल्यूज होंगी वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटी होंगी। लेकिन यार अगर बी भी एक फैक्टर है और उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटी है तो वो तो हम पहले ही यहाँ पे चेक कर चुके हैं ना। ये जो सारी वैल्यूज फैक्टर के लिए चेक किए वो यही तो थी। इन सारी चीज़ों में हम क्या चेक किए कि कोई फैक्टर वन से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक कोई फैक्टर है या नहीं है। यहाँ भी सेम सिनारियो हो जाएगा, जब ए की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज तो स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटी है, समझ रहे हो। तो ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ऐसा कोई फैक्टर है या नहीं है। अगर ऐसा कोई फैक्टर मिल जाता उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारे फैक्टर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये फिगर जो है। मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं स्लाइड ऐड करता हूँ ये समझाने के लिए। फैक्टर वन, फैक्टर टू, ठीक है, वन एन, टू एन बाई टू, थ्री एन बाई थ्री, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा एन प्लस वन, एन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन, ये एन, ये वन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहीं तक टेस्ट करना है, ये सारी वैल्यूज पे टेस्ट ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि n को हम फैक्टर वन मल्टीप्लाइड विद फैक्टर टू के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर एक फैक्टर मिल गया तो दूसरा फैक्टर हम डायरेक्टली डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो है,
अगर ये सारे फैक्टर मिल गए तो दूसरा फैक्टर जो ये सारे फैक्टर्स वो तो मिल गए। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ n से जितने भी फैक्टर्स बड़े हैं वो सारे भी पता चल जाएंगे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ n से जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो सारे पता चल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक करने की वजह से ही हमें सारे बड़े वाले फैक्टर्स पता चल गए। अगर हम बड़े नंबर्स पे भी चेक करेंगे तो ये जो सारे फैक्टर्स आएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटे होंगे। तो इसकी बजाय हमने स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटे वालों पे पहले ही चेक कर लिया है, तो बड़े वालों पे क्यों चेक करना है? इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक करें। तो इसका कोड काफ़ी सिंपल होगा। कोड में बेसिकली होगा क्या कि 1 से लेके जो पहले काम 1 से लेके n तक हम चेक कर रहे थे, अब वो हम क्या करेंगे 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक करेंगे। बस इटरेट करो 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक और चेक करो। तो मैं कोड भी दिखाई देता हूँ। सबसे पहले #include ISP using namespace std name एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो नंबर ऑफ फैक्टर्स स्टोर करेगा। ठीक है, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये देखना फॉर लूप मैं कैसे लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अब लोग बोलेंगे आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन क्या लिख दिया? देखो यार, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन है, लेस देन इक्वल टू एन है, तो आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन हो गया। आई लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? रूट एन। हमें यही तो करना था, 1 से लेके रूट एन तक चेक करना था। बस इफ n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, मतलब n i एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है n को, इसका मतलब वो एक फैक्टर है, देन फैक्टर प्लस प्लस। ठीक है, दूसरी बात ये है ना कि अगर i एक फैक्टर है, ठीक है, अगर किसी नंबर का i फैक्टर है, i एक फैक्टर है n का, तो सेकंड फैक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा? n बाई आई भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये चीज सिर्फ एक जगह सही नहीं है। मान लो i की वैल्यू रूट एन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्टर क्या है? रूट एन ही है। तो इसको 2 बार क्यों काउंट करेंगे? हमसे कोई ये बोला कि एक नंबर n है उसका 2 फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स बताओ, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे 2n2। वो बोले पागल हो गया क्या? 2n2 क्या होता है? 2 को एक ही बार काउंट करेगा ना, एज ए 1 फैक्टर ही काउंट करेंगे। 2 को हम 2 बार फैक्टर क्यों काउंट करेंगे? तो जब i की वैल्यू रूट एन है तो ध्यान रखना कि हमें फैक्टर एक ही बार काउंट करना है। तो बेसिकली कोड में देखते हैं, अगर ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ i नॉट इक्वल टू, ठीक है, i नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n लिखना था, तो i इंटू आई नॉट इक्वल टू n, मतलब i नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो मैं क्या करूंगा? फैक्टर प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर i की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं है तो मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्टर भी है। ठीक है, तो फैक्टर प्लस प्लस एक और बार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 फैक्टर्स मिले थे। ठीक है, पहला फैक्टर था i और दूसरा फैक्टर था n बाई आई, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ n के एग्जैक्टली इक्वल होगा तो हमें सिर्फ एक बार काउंट करना है, इसलिए मैंने ये कंडीशन डाली। ठीक है, अब आप लास्ट में बस ये चेक कर लेंगे फैक्टर इज इक्वल टू 2। अगर फैक्टर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं तो हमारे पास क्या होगा? सी आउट प्राइम होगा, नंबर प्राइम होगा।
और नहीं तो वो नंबर कॉम्पोजिशन, ठीक है। बस यही है, ये सारा कोड है, छोटा सा कोड है। इस कोड में सबसे पहली बात, एक गलती है, ठीक है। एक गलत चीज ये है कि इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है। मान लो n की वैल्यू 10 टू द पावर 18 होती तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ आएगा, स्क्वायर रूट होगा 10 टू द पावर 9 तक, ठीक है। अब i इंटू आई लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 9, तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या होती, n की वैल्यू अगर 10 टू द पावर 18 होती, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n लिखा है मैंने। अगर ये 10 टू द पावर 18 होता तो ये i की वैल्यू 10 टू द पावर 9 तक जाती, लेकिन इंटीजर टाइप सिर्फ 10 टू द पावर 9 तक नंबर स्टोर ही कर सकता है, तो i इंटू आई जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ पे। तो यार ये मैंने कई बार गलतियाँ की हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोड फोर्सेस पे, सबमिट किया और रॉन्ग आंसर आ गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर तुम इसको हैंडल नहीं करोगे अलग से तो तुम सबमिट करोगे और तुम्हारा रॉन्ग आंसर आएगा, फिर तुम ये सोचने बैठ जाओगे कि यार मेरे लॉजिक में क्या दिक्कत है। तुम ये नहीं सोचोगे कि इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक फाइंड करने से पहले, दूसरा अपना आइडिया लगाने से पहले ये चेक कर लो कि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। तो इंटीजर ओवरफ्लो से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है उसको लॉन्ग लॉन्ग लेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ था जो कर सकते हो। दूसरा एक बहुत नॉनसेंस सा बोल सकते हो, या फिर बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर ना एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जैसे कि मान लो 4 है, वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 हो गया, 16 हो गया, तो लोग बोलते हैं ना, लोग 4 और 9 को ही सिर्फ एग्जांपल मिले, तो लोग बोलते हैं जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना किसी नंबर का, तो उसके 3 ही फैक्टर होंगे। जैसे वो बोलेंगे 4 के लिए देख लो 1 2 4 है, 9 के लिए बोलेंगे 1 3 9 है। तुम्हें लगे अरे यार सही बोल रहा है, अभी तक तो सही बोल रहा है, लेकिन यार 16 पे चेक करके देखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 ही नहीं हो सकते, ठीक है। 16 के लिए देखो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, 16 भी फैक्टर है, यहाँ तो 5 फैक्टर आ गया भाई, ठीक है। तो ये चीज़ सोचना मत, ठीक है। क्योंकि गलती लोग ये करते हैं कि कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा दिमाग लगाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो इससे बड़े वैल्यूज़ पे चेक नहीं करते हैं, तो वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ पे चेक करेंगे जिस जहाँ पे उनका हाइपोथेसिस जो भी होगा ना वो करेक्ट होता है, ठीक है। वो जो भी सोच रहे हैं वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए करेक्ट होती हैं, वो वही वैल्यू सोचते हैं, वो कोड लिखते हैं, फिर रॉन्ग आंसर आता है, पेनल्टी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये चेक करने के लिए कि मेरा आइडिया जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट करो उसको डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक करो कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ही कोड करने के लिए जाओ। तो आई होप तुम लोगों को समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। वही सेम चीज़, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ये वो करो, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ था ये समझना कि स्क्वायर रूट ऑफ n तक हम चेक क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। वो समझ में आ गया, वो पार्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। कोड करना काफ़ी आसान है। उसके लिए समरी मैं सिंपल सा दे देता हूँ। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि पहले हम 1 से लेके n तक चेक कर रहे थे। अब अगर हम 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़े जितने भी फैक्टर्स हैं वो वैल्यूज हमको ऑटोमेटिकली ही पता चल जा रही है, ठीक है। तो जब ऑटोमेटिकली वो सारे फैक्टर्स हमें पता चल गए हैं तो हम उन फैक्टर्स पे जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, उन फैक्टर्स पे चेक करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, समझे। तो इसलिए जो स्क्वायर रूट ऑफ n से जितनी भी वैल्यूज थी उन पे हमको चेक नहीं करना, वो सारी वैल्यू डिस्कार्ड हो गई और हम सिर्फ इटरेट कर रहे हैं 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।